हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 15 तारीख। जो आज की करंट अफेयर्स के टॉपिक है वो हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्यों अभी है इतना न्यूज़ के अंदर है। इंडियन फॉरेन सर्विस डे अभी रिसेंटली गया है, तो इसकी हिस्ट्री वगैरह, इसका ओरिजिन, सब कुछ इसके बारे में देखेंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की अभी रिपोर्ट्स जारी हुई है, और जो श्री महाकाल लोक कॉरिडोर अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, तो उसकी जितना भी हिस्ट्री वगैरह है सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला जो टॉपिक है, श्री महाकाल लोक कॉरिडोर। और इसी का जो ये शिवलिंग है, इसी का इनॉग्रेशन किया था मिस्टर मोदी जी ने। ठीक है, ये रहे यहाँ पे। Recently, Prime Minister inaugurated the first phase of श्री महाकाल लोक कॉरिडोर इन उज्जैन मध्य प्रदेश। कि जो पहला फेज़ स्टार्ट हुआ है अभी श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का, उसका इनॉग्रेशन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कहाँ पे? उज्जैन के अंदर, जो कि कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। आफ्टर विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी एंड केदारनाथ श्राइन इन उत्तराखंड, महाकाल टेम्पल इज़ द थर्ड ज्योतिर्लिंग साइट टू सी अ मेजर अपलिफ्टमेंट एक्सरसाइज। कि भाई अब इन दो जगह के बाद में अभी कहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है? वो हो गया है कहाँ पे? उज्जैन के अंदर जो श्री महाकाल लोक टेम्पल है वहाँ पे। ठीक है, द 800 रुपीज़ करोड़ रुपीज़ 800 करोड़ महाकाल कॉरिडोर इज़ 4 टाइम द साइज ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। कि भाई जो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर था, जो टेम्पल था जहाँ पे काम चल रहा था वाराणसी के अंदर, उससे करीबन इसका साइज़ कितना? 4 गुना बड़ा है। व्हाट इज़ श्री महाकाल लोक कॉरिडोर? ये कॉरिडोर है क्या? इसके बारे में देखते हैं। महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना इज़ अ प्लान फॉर एक्सपेंशन। उसको बढ़ाया जाएगा, उसको और सुंदर बनाया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन होगा उसका। ठीक है, डीकंजेशन मतलब जो वहाँ पे भीड़ भाड़ थी ना, उसको भी ख़त्म किया जाएगा वहाँ पे। मतलब एक तरह से उसको प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाएगा। और द महाकालेश्वर टेम्पल एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया इन द उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। Under the plan, Mahakaleshwar temple premises of around 2.82 hectare is being increased to 47 hectares। अभी कितना एरिया है ना टेम्पल का? करीबन 2.82 हेक्टेयर का है, और उसको बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा? 47 हेक्टेयर। तो आप सोच सकते हो कि भाई कितने लार्ज स्केल पे ये काम होने वाला है। और जो ये एरिया इंक्रीज़ करने वाला जो काम है, इसको डेवलप किया जाएगा फ़ेज़ 2 मैनर में। ठीक है, मतलब जो फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा फ़ेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद, तो उसके अंदर इसके एरिया को इंक्रीज़ किया जाएगा बाई उज्जैन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इंक्लूड 17 हेक्टेयर्स ऑफ रुद्रसागर लेक। इसके अंदर क्या है? जो वहाँ पे रुद्रसागर लेक है, उसका जो 17 हेक्टेयर एरिया है, उसको भी सही से ठीक करके और अच्छा बनाया जाएगा। ठीक है, वो भी इसके अंदर आ जाता है 47 हेक्टेयर्स के अंदर। द प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एनुअल फुटफॉल इन द सिटी फ्रॉम द करंट 1.50 करोड़ टू नियरली 3 करोड़। जो इसका जो एनुअल जो फुटफॉल है, या फिर जो इसका बजट है, वो करीबन कितना चला जाएगा करंट से अभी? तकरीबन 3 करोड़ रुपए के अराउंड में। फर्स्ट फेज़ के अंदर क्या क्या होगा? वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द विस्तार योजनाज फर्स्ट फेज इज़ द विजिटर प्लाजा। कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए 2 एंट्रेंस या फिर द्वार कह लो, उनको अच्छे से सही, मतलब उनका काम स्टार्ट होगा यहाँ पे, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं? नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। अभी क्या है? विजिटर प्लाजा कैन होल्ड अराउंड 20,000 पिलग्रिमेज एट अ टाइम। कि भाई एक समय पे जो ये द्वार हैं, यहाँ पे करीबन 20,000 जो श्रद्धालु हैं आके रुक सकते हैं। ठीक है, उनको होल्ड कर सकते हैं। ए सर्कुलेशन प्लान टू रिड्यूस कंजेशन हैज़ आल्सो बीन डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द एंट्री ऑफ द विजिटर इनटू द सिटी एंड देयर मूवमेंट अप टू द टेम्पल। कि भाई इस तरह से इसको प्लान किया जाएगा पूरे जो ये कॉरिडोर है, पूरा जो ये काम स्टार्ट होने वाला है, कि सिटी के अंदर जैसे ही लोग, मतलब विजिटर्स आते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, तो कहीं पे भी किसी भी तरह की भीड़ भाड़ ना लगे। ठीक है, ऐसे प्लान रेडी किया जाएगा कि लोग आते जाएं और अननेसेसरी वहाँ पे कोई भी भीड़ भाड़ ना लगे। ए 900 मीटर पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। 900 मीटर का पैदल चलने वालों का रास्ते का क्या करा जाएगा? वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा जाएगा, जो कनेक्ट करेगा किसको? जो प्लाजा है महाकाल टेम्पल का, उसको
डॉटेड विद 108 murals and 93 statues depicting द स्टोरीज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। कि जो रास्ते हैं वहाँ पे कितने 108 तो पेंटिंग्स लगाई जाएंगी, मुराल्स पेंटिंग, और 93 स्टेचू वहाँ पे लगाए जाएंगे जो किसकी स्टोरी दर्शाएंगे, लॉर्ड शिवा की, सच एज शिव विवाह, ठीक है, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण, शिव तांडव स्वरूप, ये सब वहाँ पे दर्शाया जाएगा। देयर इज ऑल्सो 128 कन्वीनियंस पॉइंट, ईटरीज, शॉपिंग जॉइंट्स, फ्लोरिस्ट, हैंडी क्राफ्ट स्टोर्स एक्सेट्रा अलोंग विद द पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर। कि जहाँ से लोग चल के आएंगे वहाँ पे खाने पीने की और शॉपिंग वगैरह करने की दुकानें भी लगाई जाएंगी, करीबन 108 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जो जगह बनाई जाएंगी। सेकंड फेज़ के अंदर क्या काम होगा, ईस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट जो है टेम्पल का, उसको और बढ़ाया जाएगा, उसको एक्सपेंड किया जाएगा। इट आल्सो इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एरियाज ऑफ उज्जैन सिटी। उज्जैन सिटी के इसमें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कवर किए जाएंगे, जैसे कि महाराजवाड़ा, महल गेट, हरी पाठक ब्रिज, रामगढ़ फेसेड, बेगम बाग रोड, ये सब जो एरिया है ना, ये जितने भी जगह के मैंने नाम लिए हैं अभी, इनको भी डेवलप किया जाएगा उस टाइम पे, फेज़ 2 जब स्टार्ट हो जाएगा इसका। बिल्डिंग इन महाराजवाड़ा विल बी रीडेवलप्ड एंड कनेक्टेड टू महाकाल टेम्पल कैंपस। कि जो महाराजवाड़ा की जो बिल्डिंग है उसको महाकाल के टेम्पल कैंपस से जोड़ दिया जाएगा। वाइल हेरिटेज धर्मशाला एंड कुंभ म्यूजियम विल बी बिल्ट। कि भाई एक धर्मशाला का भी विस्तार होगा, वहाँ पे बनाई जाएगी, और एक कुंभ म्यूजियम भी वहाँ पे बनाया जाएगा। सेकेंड फेज़ इज़ बीइंग डेवलप्ड विद द फंडिंग। फंडिंग कहाँ से मिलेगी सेकेंड फेज़ को, AFD से फंडिंग मिलेगी, ठीक है। AFG क्या है, एजेंसीज फ्रेंचियस द डेवलपमेंट अंडर द सिटीज़ इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम, ठीक है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ श्री महाकाल लोक कॉरिडोर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो पहला यही बात है कि इमेंस कल्चरल बिलीफ, लोगों की जो धारणाएं हैं भगवान जी के अंदर, शिव जी के अंदर, तो उसको लेके भी इसको बनाने की और मतलब इसको और अच्छा करने की क्या है, अभी काम स्टार्ट हो रखा है। द टेम्पल इज़ बिलीव्ड टू बी गवर्न बाय महाकालेश्वर विच मीन्स लॉर्ड ऑफ अ टाइम, देयरफॉर लॉर्ड शिवा। कि भाई यहाँ पे बोला जाता है कि जो ये मंदिर था एक समय पे महाकालेश्वर भगवान के द्वारा चलाया जाता था, मतलब खुद लॉर्ड जो शिव जी भगवान जी हैं उनके द्वारा चलाया जाता था। एज पर हिंदू मिथोलॉजी द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा इसको बनाया गया था एंड इज़ प्रेजेंटली लोकेटेड अलोंग साइड द होली रिवर कसीपरा, ठीक है, मतलब इस रिवर के अलोंग साइड इसको बनाया गया है, शिप्रा। ओनली ज्योतिर्लिंग फेसिंग साउथ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इन उज्जैन इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड अबोर्ड्स ऑफ शिवा। कि भाई ये 12 में से जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, उनमें से एक ये भी है। द श्राइन इज रिवर्स्ड एज वन ऑफ द 18 महाशक्तिय पीठ इन इंडिया। कि भाई जो ये श्राइन है, जो 18 महाशक्ति पीठ हैं भारत के अंदर, उसमें ये भी शामिल है। इट इज़ ओनली ज्योतिर्लिंग फेसिंग द साउथ। ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जो फेसिंग है वो साउथ की तरफ है, जो और जितने भी बाकी रह गए वो किसकी तरफ फेस करके रहते हैं, ईस्ट की तरफ। दिस इज़ बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डेथ इज़ बिलीव्ड टू बी इन साउथ। कि ये ऐसा माना जाता है जो मौत की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डेथ, वो कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन बोली जाती है, वो होती है साउथ की। इन फैक्ट पीपल वर्शिप महाकालेश्वर टेम्पल टू प्रिवेंट अनटाइमली डेथ। कि भाई जो महाकालेश्वर की टेम्पल में जो पूजा करते हैं लोग, वो बेसिकली किस वास्ते करते हैं कि जो भाई समय से पहले उनकी मृत्यु ना हो जाए, इस वास्ते उनकी पूजा की जाती है वहाँ पे जाके। अकॉर्डिंग टू पुराणास लॉर्ड शिवा पियर्स द वर्ल्ड एज द एंडलेस पिलर ऑफ लाइट। कि भाई लॉर्ड शिवा ने इस पूरे धरती को या फिर पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया था, चीर के रख दिया था। एंड किससे, एक पिलर ऑफ लाइट, कि भाई एक रोशनी के थ्रू इसको पूरा चीर के रख दिया था। और उस लाइट को या फिर उस ज्योति को क्या बोला जाता है, ज्योतिर्लिंगा, ठीक है। देखो ये कोई आपको नहीं बताएगा, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वो भी कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे भी।
Beside Mahakal, these include Somnath, Nageshwar in Gujarat, Mallikarjun in Andhra Pradesh, Omkareshwar in Madhya Pradesh, Kedarnath in Uttarakhंड, भीमाशंकर त्रिम्बकेश्वर और ये क्या है ग्रीनेश्वर इन महाराष्ट्र, विश्वनाथ एट वाराणसी, वैद्यनाथ इन झारखंड, रामेश्वरम इन तमिलनाडु। ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके नाम है यहाँ पे, ठीक है। मेंशन इन द एंशियंट टेक्स्ट, द महाकाल टेम्पल फाइंड अ मेंशन इन सेवरल एंशियंट एंशियंट इंडियन पोइटिक टेक्स्ट, कि जो पुरानी जितनी भी पोइट्री वगैरह है, जो टेक्स्ट वगैरह हैं, उनके अंदर भी इसका मेंशन है, इस टेम्पल का मेंशन है, महाकाल टेम्पल का। इन द अर्ली पार्ट ऑफ मेघादूतम, जो पूर्व मेघा था, उस टाइम पे क्या था 4th सेंचुरी के अंदर, कालिदास गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ महाकाल टेम्पल, की कालिदास ने एक तरह का डिस्क्रिप्शन दिया था महाकाल टेम्पल का कि ये कैसा दिखता है और इसके अंदर क्या कुछ है। इट इज़ डिस्क्राइब एज वन विद अ स्टोन फाउंडेशन, भाई जो इसका फाउंडेशन है वो किसका, पत्थर का है, विद अ सीलिंग ऑफ वुडन पिलर्स, कि भाई और जो इसकी छत है वो किसकी सीलिंग बनी हुई है, मतलब वो किससे बनी हुई है, वुडन पिलर से। देयर वुड बी नो शिखर, कि भाई इसकी जो चोटी है वो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की शिखर नहीं थी। ऑस्पायर ऑन द टेम्पल पीरियड टू गुप्ता पीरियड, कि भाई जो गुप्ता पीरियड के टाइम से पहले यहाँ पे किसी भी तरह की कोई शिखर नहीं थी। डिस्ट्रक्शन और रीबिल्ड ऑफ द टेम्पल, कि भाई इसको नष्ट भी किया गया, दोबारा भी बनाया गया। ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड इस्लामिक रूलर्स यूज टू गिव डोनेशन टू प्रीस्ट फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स हियर, कि यहाँ पे बोला जाता है कि जो इस्लामिक रूलर्स है, जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थे, तो वो यहाँ पे जो प्राइस्ट थे, जो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं ना, तो उनको क्या करते थे, डोनेशन देते थे, पंडित जी को डोनेशन देते थे कि आप हमारे लिए यहाँ पे प्रेयर कीजिए। 13th सेंचुरी के समय पे टेम्पल कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाई तुर्क रूलर, एक तुर्की के रूलर थे शामुद्दीन इल्तुतमिश, उनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था जब उन्होंने रेड डाली थी कहाँ पे, उज्जैन में। The present day 5-story structure was built by मराठा जनरल रानोजी शिंदे, जो अभी ये 5 मंजिला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मंदिर का, ये किसके द्वारा बनाया गया था, जो मराठा जनरल थे रानोजी शिंदे, इनके द्वारा बनाया गया था 1734 में। इन द भूमिजा चालुक्य एंड मराठा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सिटी ऑफ उज्जैन, उज्जैन सिटी की क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्या ज़रूरत है, मतलब वहाँ पे क्या इतनी हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है उज्जैन, तो उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। द सिटी ऑफ उज्जैन वाज वन ऑफ द प्राइमरी सेंटर फॉर लर्निंग ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, कि यहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता था, और क्या कहा जाता था, अवंतिका, उस टाइम पे करीबन 6ठी और 7वीं सेंचुरी के समय पे। Later astronomers and mathematicians such as ब्रह्मगुप्ता and ब्रह्मचार्य made उज्जैन their home, कि भाई जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, ब्रह्मगुप्ता हो गए, मैथमेटिशियन हो गए, जो ब्रह्मचार्य हो गए, उन्होंने उज्जैन को अपना घर बना लिया था। 18वीं सदी के समय पे यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई, किसके द्वारा, महाराजा जयसिंह के द्वारा, ठीक है, महाराजा जयसिंह 2 के द्वारा, नोन एज वेधशाला और जंतर मंतर, कंप्राइजिंग 13 आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, कि इनके द्वारा ऐसे 13 आर्किटेक्चरल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बनाए गए, जिनसे वो क्या देखते थे, जो ये तारामंडल हो गया है ना, जो हमारा आकाश हो गया, उसको ऑब्जर्व करते थे, उससे कंपेयर करते थे। आल्सो एज पर सूर्य सिद्धांता के अनुसार वन ऑफ द अर्लीस्ट अवेलेबल टेक्स्ट ऑन इंडियन astronomy dating back to 4th century, Ujjain is geographically situated at a spot where the zero meridian of longitude and Tropic of Cancer intersect, कि भाई जो 4th सेंचुरी थी उस टाइम पे के जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो उस टाइम की जो लिखावटें हैं, उसके अंदर बताया गया है कि उज्जैन ऐसी जियोग्राफिकल सिचुएशन पे पहले रहता था जहाँ से जीरो मेरिडियन पास होती है लॉन्गिट्यूड की, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके साथ यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे आके उसको काटता है। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है क्या, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो पहले मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा डायग्राम में ही समझा देता हूँ, फिर आपको आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, पंचायती राज को क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर रूरल गवर्नमेंट। इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, विलेज लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी।
विलेज लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। और ग्राम पंचायत किसके द्वारा, जो ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, वो होता है सरपंच, ठीक है। उसको कौन चुनता है, गांव के जितने भी वोटर्स हैं वो चुनते हैं, वोट डालते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो क्या कहलाता है, फिर उसको चुन लिया जाता है एज ए सरपंच, ठीक है। ये तो हो गया ग्राम पंचायत गांव के लेवल पे। अब बात करते हैं ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, मैनी ब्लॉक्स कंस्टिट्यूटेड जिला, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स और तहसील मिल के एक क्या बनता है, पूरा जिला बन जाता है, ठीक है। और जो ब्लॉक लेवल पे क्या होती है, पंचायत समिति होती है, और उसका प्रेसिडेंट कौन होता है, बीडीओ होता है, और उसको कौन इलेक्ट करता है, जो उस एरिया के जितने भी पंचायत मेंबर्स हैं वो मिलके एक बीडीओ को चुनते हैं, है ना। तो ये हो गया पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, जिला परिषद होता है, और उसको कौन चुनता है, उसको चुनता है जो फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए और जो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं और जो लोग चुने हुए हैं लोगों के द्वारा, जो इलेक्टेड होके आए हैं, वो सब मिलके जिला परिषद को चुनते हैं। ये हो गया रूरल लेवल पे। अब बात करते हैं अर्बन लेवल पे, शहरी विकास में। तो अगर छोटे से टाउन हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे टाउन है, तो उधर क्या होती है, म्यूनसिपाल्टीज़ होती है। बड़ी सिटीज़ क्या क्या होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, और इसका हेड कौन होता है, मेयर होता है, ठीक है। और म्यूनसिपाल्टीज़ का हेड कौन होता है, म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 30 साल हो गए जो 73वीं और 74वीं जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, जो कि पास हुई थी, जिसके अंदर क्या करा गया था कि भाई देश को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, ठीक है। और भी बड़े लेवल के ऊपर इसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, मतलब कि जो पावर का बंटवारा है वो और अच्छे तरीके से करा जाएगा विलेज लेवल्स के ऊपर भी, छोटे से छोटे लेवल के ऊपर भी, और उस डायरेक्शन के अंदर प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई थी। व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवॉल्विंग द फंक्शन एंड रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट फ्रॉम सेंटर टू द elected represented at the lower level so as to facilitate greater direct participation of citizen in the governance। यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई जो जितने भी फंक्शंस और जो भी रिसोर्सेज है, स्टेट्स के हो गए या फिर सेंटर के हो गए, तो उनको किसके अंदर बांट देना, जो कि लोअर लेवल के ऊपर जितने भी लोग हैं ना, जैसे कि गांव के लेवल पे उनको बांट दिया गया। कैसे बांटा गया, यहाँ पे पंचायत बना दी। अब पंचायत को कौन चुनता है, हम जैसे लोग चुनते हैं पंचायत के अंदर, भाई हमारा मुखिया कौन होगा, ठीक है। तो हमारा एक तरह से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो गया किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। और वो कैसे, क्योंकि जो हमारा सरपंच है जिसको हम जानते हैं, वो किसको जानता है आगे, अपने सुपीरियर को, ठीक है। अब हम अपने सरपंच को बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और वो हमारी प्रॉब्लम कहाँ लेके जाता है, अपने सुपीरियर को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले स्टेट लेवल पे लेके जाते हैं। ऐसे हम क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट के साथ साझेदारी करके अपने गाँव को अच्छे रूप से चलाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो पावर का डिवीज़न है ना, सबके बीच में समान रूप से स्टार्ट हो गया। It implies precisely defined governance function are formally assigned by law to local government, backed by adequate transfer of basket of financial grants and tax handles, and they were given staff so they can have necessary wherewithal to carry out the responsibility। मतलब कि भाई यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी एक गांव के लेवल या फिर टाउन्स के लेवल पे ये जो ये हमने गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है, पंचायत हो गई या पंचायत समिति हो गई, तो इनको कुछ पावर्स भी दे दी गई, जैसे कि ये अपने गांव में टैक्स वसूल सकते हैं, ठीक है। जो भी कारोबार होता है, गांव की ज़मीन हो, पंचायत की ज़मीन हो, अगर उस पर कुछ काम किया जाएगा तो उसकी अर्निंग किसको जाएगी, ग्राम पंचायत को जाएगी। और ग्राम पंचायत उस पैसे से क्या करेगी, गांव का उद्धार करेगी, वहाँ पे कुछ अच्छे काम करवाएगी, लाइब्रेरी बनवा दी, हॉस्पिटल्स बनवा दिया, है ना। तो एक तरह से उनके पास भी पावर आ गई कि हम डायरेक्ट लोगों का भला कर सके। और ये पावर हमको कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करती है जितनी भी हैं जो हमारी अमेंडमेंट एक्ट थी, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनके थ्रू हमको ये सारी पावर्स मिलती हैं। और समय समय पे क्या है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हमको फाइनेंशियल ग्रांट्स देती रहती हैं, पैसे देती रहती हैं कि भैया आपके गांव में इस चीज़ की कमी है तो आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं, इतने टाइम के अंदर ये काम अच्छे से हो जाना चाहिए। रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो लोकल गवर्नमेंट है इंक्लूडिंग पंचायत इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये किसके अंदर रखा, कौन से सब्जेक्ट के अंदर रखा गया, कौन सी लिस्ट में, ये रखा गया स्टेट की लिस्ट में। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसके ऊपर जो डायरेक्ट अथॉरिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, स्टेट की रहेगी। स्टेट चाहे तो इनकी पावर को कम कर सकता है, स्टेट चाहे तो इनकी पावर्स को बढ़ा सकता है, और एक तरह से देखे तो बिल्कुल डीवैल्यू भी कर सकता है, बिल्कुल ख़त्म भी कर सकता है पंचायत को। इतनी पावर किसके पास है, स्टेट के पास है। The Constitution mandate that panchayat and municipalities shall be elected every 5 years and enjoins state to devolve function and responsibility to them through law। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पंचायत और म्यूनसिपाल्टीज़ के इलेक्शन हर 5 साल में होना चाहिए, ठीक है। और जो उनके हेड और प्रेसिडेंट है वो हर 5 साल के अंदर चुने जाने चाहिए। और वो काम कैसे करेंगे, कौन से फंक्शंस करेंगे, जो स्टेट उनको फंक्शन देगी काम करने को, वो काम वो उनको अच्छे से उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, किसके थ्रू, लॉ के थ्रू। द 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट बाई कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिशिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कि भाई 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया के अंदर क्या एस्टेब्लिश हो गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, पंचायत वगैरह बननी स्टार्ट हो गई थी। एंड मैंडेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज एज इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, कि भाई जो इनके हेड होंगे वो क्या है, लोगों के द्वारा चुन के आएंगे। तो इस तरह से वो भी क्या होगी, एक तरह की इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट होगी, मतलब वहीं की गवर्नमेंट होगी। These amendment added 2 new parts to the कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जब इनका अमेंडमेंट हुआ 73rd और 74th तो 2 नए पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिए गए। पार्ट नंबर 9 जिसका टाइटल क्या था, द पंचायत, जो कि डाला गया था 73वीं अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और फिर पार्ट 9A, ठीक है, 9A, तो उसके अंदर क्या डाला गया था, द म्यूनसिपालिटीज़, और वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको डाला गया था। और ये 11वीं शेड्यूल के अंदर क्या पावर्स हैं, पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। देखो 12 शेड्यूल हैं हमारे पास, ठीक है, आपको ये याद होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जितनी भी शेड्यूल्स हैं हमारी, सबका आपको पता होना चाहिए। तो जो 11वीं है वो किसके बारे में बात करती है, वो बात करती है पंचायत के बारे में। और 12वीं किसके बारे में बात करती है, जो पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसको, म्यूनसिपालिटीज़ को। और जो आर्टिकल 40 है वो हमको क्या पावर देता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ लोकल बॉडीज़, इनकी अचीवमेंट्स क्या है। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है, राइजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेंस को अब क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको भी अलाउ किया जाता है, औरतों को भी इलेक्ट किया जाता है एज ए हेड, ठीक है। कई गाँव के अंदर सरपंच भी रही हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर भी हेड रही है, मेयर भी रही हैं लड़कियां या फिर औरतें, ठीक है, जिला परिषद भी रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए ना, वुमेन्स का भी स्टेटस इसने काफ़ी उठाया है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात अभी हम देखेंगे इसके अंदर, द प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बीन स्टेडली राइजिंग सिंस द एनेक्टमेंट ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट, कि भाई 73वीं अमेंडमेंट एक्ट जब से लागू हुई है तब से जो वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बार बार हर साल बढ़ता ही जा रहा है दर बदर। करंटली इंडिया के अंदर 2,60,512 पंचायत हैं, ठीक है, जिसके अंदर 3.1 मिलियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्टेड हैं, लोगों के द्वारा चुने गए हैं। और उनके अंदर करीबन 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख औरतें हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। While there is nearly 7 to 8% representation in parliament and state assemblies for the women in around 49% of elected local representatives, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो पंचायत के अंदर तो लगभग एक ये मान लो कि 45% तो औरतें, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 31 लाख लोग हमने वोट डाल के चुने हैं पंचायत वगैरह के अंदर, जिसमें से 13 लाख क्या हैं, औरतें हैं, ठीक है। तो 40-42% औरतें हो गई 100 में से, तो ये बहुत बड़ा नंबर है सॉरी। लेकिन जब बात करते पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज़ की, उधर इनका परसेंटेज कितना, केवल और केवल 7 से
8%। और देखो यहाँ पे भी हमको इसको बिल्कुल एक तरह से देखा जाए ना तो आधा तो लेके आना चाहिए, एटलीस्ट 50-50% होना चाहिए इक्वल, लेकिन वो हो नहीं पाता है। उड़ीसा के अंदर ये जो नंबर है, उड़ीसा के अंदर काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे कितना है 40% वुमेन्स है असेंबली के अंदर। Created healthy competition among various states. The passage of 73rd and 4th Amendment Act has created healthy competition among the various states regarding devaluation यानी कि 3F फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज, कि भाई उसके अंदर एक तरह से हेल्दी कंपटीशन होने लग गया, लोग अपने गांव के अंदर काम करवाने लग गए और अपने अपने गांव का एक तरह से कंपटीशन भी चलने लग गया कि भाई हमारे पंचायत हमको कितनी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। अब केरला के इंस्टेंस से देखते हैं। केरला हैज़ डेवलप्ड फॉर 29 ऑफ इट्स फंक्शन टू पंचायत। राजस्थान टुक द इंस्पिरेशन फ्रॉम केरला टू डेवोल्व मैनी की डिपार्टमेंट सच एज हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एंड एग्रीकल्चर। ये मतलब ये डिपार्टमेंट्स भी किसको दे दिए गए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। राजस्थान ने भी दे दिए, ऐसे ही केरला ने भी दे रखे हैं, जो बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कही गई थी। सिमिलरली बिहार भी एक तरह के आइडिया के साथ आया, जिसको क्या बोला गया, पंचायत सरकार। और उड़ीसा ने भी कितनी 50% सीट्स जो महिलाओं के लिए क्या आरक्षित कर दी, ठीक है, बढ़ा दी उनके लिए। व्हाट आर द इश्यूज विद लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, कि भाई इनके साथ इश्यूज क्या है, इनसफिशिएंट फंडिंग, भाई पैसे की उनको कमी होती है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अच्छे से इनको फंड नहीं देती, जिसकी वजह से ये अपने गांव के अंदर अच्छे से काम नहीं करवा पाते। कई जगह तो करप्शन इतना है कि वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है, उन सब का यहाँ पे बात करा गया। दूसरा, लेक ऑफ स्टाफ की भी कमी है, कि भाई जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी ढंग से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि स्टाफ ही नहीं होता। एक इंसान सारे काम कैसे कर सकता है, ठीक है। अल्टीमेटली एंड डिलेड इलेक्शन। अब क्या होता है कि भाई जब इनका पूरा टाइम पीरियड भी ख़त्म हो जाता है ना, तब इनके जो इलेक्शंस है उनके अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती, काफ़ी डिले करती है टाइम से, वो भी नहीं करवाती। कई ग्राम पंचायत के पास तो खुद की बिल्डिंग भी नहीं है, वो खुद जो अपना स्पेस है वो किससे शेयर करते हैं, या तो आंगनवाड़ी सेंटर्स की बिल्डिंग में अपना काम करते हैं, या फिर कोई भी सरकारी स्कूल है उनके खाली पुराने कमरे पड़े हों उनमें अपना काम करते हैं। उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, टॉयलेट्स हो गया, ड्रिंकिंग वाटर की होगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी उनके पास नहीं है। ऊपर से कईयों के पास तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जो कि आज के दिन कितना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की कमियां अभी भी हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो करप्शन है ना। अगर ग्रांट आ भी जाती है तो कहाँ जाती है, किस तरह से पैसा लगता है। अगर कोई काम गांव के अंदर हो भी रहा है तो उसके अंदर जो चीज़ें लगाई जाती है वो उनकी क्वालिटी भी इतनी घटिया होती है कि टाइम के साथ वो फिर आगे ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के सीन भी हमको देखने को मिलते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ था, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की अभी रिलीज़ करी गई है, किसके द्वारा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 वॉज रिलीज्ड। मतलब ये पहले करी गई थी और अभी द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 वर रिलीज्ड। अब ये कौन सी टाइम्स हायर एजुकेशन है, क्या सब कुछ इसके बारे में देखते हैं। THE शॉर्ट फॉर्म है इसकी, द formerly known as the Times Higher Education Supplements, is a magazine reporting specifically on news and issues related to higher education। कि भाई जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज और न्यूज़ है उसको ये कवर करती है, रिपोर्ट करती है। द टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंक्लूड 1799 यूनिवर्सिटी अक्रॉस 104 कंट्री। इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ध्यान दिया, कितने के बारे में रिपोर्ट बनाई है, 1799 यूनिवर्सिटी 104 कंट्रीज़ की और अलग अलग रीजन से, जो कि सबसे बड़ी है आज के डेट में देखा जाए तो। दिस इज़ बेस्ड ऑन 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इन्होंने 13 कैटेगरी चुनी जिसके अंदर ये सबको कंपेयर कर रही थी, और उनमें से सबसे 4 तो क्या थे, मेंस थे, जैसे कि टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, नॉलेज ट्रांसफ़र कैसी उनकी, उनका इंटरनेशनल आउटलुक कैसा है, ठीक है भाई, दूसरे देश के लोग उस पर कितना भरोसा करते, कितनी ट्रस्टवर्दी है वो, भाई वर्ल्ड वाइड हो, भाई स्टूडेंट्स, टीचर्स और गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। व्हाट आर द की हाईलाइट्स ऑफ द रैंकिंग, इसका पैरामीटर्स क्या थे वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द पैरामीटर ऑन विच द इंस्टीट्यूट्स आर रैंक्ड आर टीचिंग का पैरामीटर इन्होंने 30% उठाया, रिसर्च का 30%,
साइटेशन का 30%, इंटरनेशनल आउटलुक 7.5%, इंडस्ट्री आउटलुक 2.5% और टीचिंग एंड रिसर्च 15% वेटेज ईच इज़ बेस्ड ऑन द रेप्यूटेशनल सर्वे। जितने भी सर्वेज होते हैं 15% वेटेज उसका उठाया है। ग्लोबल टॉप परफॉर्मेंस कौन सी रही है इसके अंदर? द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड, ये सबसे टॉप में निकल के आई है 1799 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग क्या है? इंडिया इज़ द 6th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन 2023 रैंकिंग विद 75 रैंक्ड यूनिवर्सिटी। Indian Institute of Science IISc is at the top position among Indian institutes for its performance score for teaching and research। टीचिंग एंड रिसर्च के अंदर बात करें तो IISc सबसे टॉप के पोजीशन में आया। जितने भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी ने इसमें परफॉर्मेंस मतलब इन्होंने जिनका डेटा इकट्ठा किया था उसके अंदर, ठीक है। ग्लोबली IISc की जो प्लेस्ड है वो करीबन कितनी रही है? 251 से 300 बैंड के बीच में। IISc वॉज द टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट इन 2022 रैंकिंग एज वेल। उस टाइम पे भी ये टॉप था। जो सेकंड पोजीशन रही है इंडियन इंस्टीट्यूट्स में वो रही है हिमाचल प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है, शोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस विथ 351 एंड 400 ओवरऑल बैंड्स, ठीक है। IIT रोपड़ ये सेकंड हाईएस्ट रही थी 2022 के अंदर, अब की बार ये रही है। ये अब की बार कौन से पोजीशन पे आ गई? छठे पे। थर्ड पे कौन सी रही? तमिलनाडु की अलगप्पा यूनिवर्सिटी जो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। और कई बहुत सी IITs इसको बाइकआउट करती है क्योंकि भाई इनका क्या मानना है कि भाई जो ये रैंकिंग जो करते हैं इसमें ये अच्छे से ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते, ठीक है। इनके कंसर्न रहते हैं कि भाई जिस देश की ये इंस्टीट्यूट है जो रैंकिंग डिसाइड कर रहा है तो ये अपनी तरह के जो अपने देश के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ज़्यादा क्या करते हैं? प्रेफरेंस देते हैं। व्हाट आर द रिलेटेड इंडियन इनिशिएटिव्स? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम जो भारत ने चलाई थी, जिसके बेस पे क्या है ये रैंकिंग करते हैं, जो कि किस चीज़ के बेस पे काम करते हैं? स्कीम टू प्रोवाइड द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर फॉर सेटिंग अप अपग्रेडिंग 20 इंस्टीट्यूट्स। 20 इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करने का इसके अंदर काम किया जा रहा है, जिसमें से 10 तो पब्लिक सेक्टर हैं और 10 प्राइवेट सेक्टर्स हैं। और उनके अंदर क्या अपग्रेडेशन होगी कि वर्ल्ड क्लास टीचिंग होनी चाहिए और रिसर्च होनी चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका काम क्या था? एम्स टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड मेक इंडिया इज अ ग्लोबल सुपर पावर, नॉलेज सुपर पावर। इम्प्रिंट के ऊपर तो क्वेश्चन भी आए हैं। इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। Impacting research, innovation and technology is a first of its kind PEN IIT and IISc joint initiative to develop a new education policy and a roadmap for research to solve major engineering and technological challenges that India must address and champion to enable, empower and encourage the nation for inclusive growth and self-reliance। कि भाई ये इनका एक तरह का जॉइंट इनिशिएटिव है, दोनों के द्वारा मिल के चलाया गया। इसका काम क्या है? एक नई एजुकेशन पॉलिसी का विस्तार किया जाए, एक नया रोड मैप बनाया जाए, जिसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर देश के अंदर, उनको जल्द से जल्द सही किया जाए और देश को सेल्फ रिलायंस बनाया जाए, ठीक है। उच्चतर आविष्कार योजना, उच्चतर आविष्कार योजना जो अनाउंस हुई थी वो किससे रिलेटेड थी? विद अ व्यू टू प्रमोट इनोवेशन ऑफ हायर ऑर्डर, कि भाई हम एक अच्छी क्वालिटी की क्या है इनोवेशन के अंदर सुधार करें, ठीक है, जो कि किसको इम्पैक्ट करेगा? नीड ऑफ इंडस्ट्री एंड देयर बाय इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव एज ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को एक अच्छे लेवल पे लेके जाए। तो अभी रिसेंटली क्या गया है? 9 अक्टूबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? इंडियन फॉरेन सर्विसेज डे। हर साल 9 अक्टूबर को बनाया जाता है। इंडियन फॉरेन सर्विस डे इज सेलिब्रेट टू कमेमोरेट द डे ऑफ इंडियन कैबिनेट क्रिएटेड द फॉरेन सर्विसेज। आज के दिन फॉरेन सर्विसेज को बनाया गया था। ओरिजिन क्या है इसका? 9 अक्टूबर 1946 को ये पहली बार बनाई गई थी। विद द इंडिपेंडेंस देयर वाज ए नियर कंप्लीट ट्रांजिशन ऑफ फॉरेन पॉलिटिकल डिपार्टमेंट इनटू व्हेन द बिकम द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
The origin of Indian foreign services can be traced back to British rule, when the foreign department was created to conduct business with foreign European powers। कि भाई उस टाइम पे भी जब ब्रिटिश रूल करते थे तब भी एक फ़ॉरेन डिपार्टमेंट होता था जिसका काम क्या होता था, जितने भी फ़ॉरेन यूरोपियन पावर्स हैं उनके साथ बिजनेस को कंडक्ट करना, अच्छे से अपने कामकाज को फैलाना। ऑफिस अंडर IFS, कौन कौन से ऑफिस आते हैं इसके अंडर में? एम्बेसडर का आता है, ठीक है, हाई कमिश्नर का आता है, काउंसिल जनरल, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एंड फॉरेन सेक्रेटरी आर सम ऑफ द ऑफिस हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विसेज। और जो अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशन का भारत की तरफ से, उसका नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ठीक है। हाउ डू फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर कंट्रीब्यूट टू द कंट्री, भाई देश की को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? एज ए कैरियर डिप्लोमेट द फॉरेन सर्विस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट इंडियाज़ इंटरेस्ट, कि भाई वो इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करता है बोथ एट होम और अब्रॉड ऑन अ वाइड वेराइटीज़ ऑफ इशूज़। दीज इंक्लूड बायलैटरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, कल्चरल इंटरेक्शन, प्रेस एंड मीडिया लाइसेंस, एज वेल एज वर्ल्ड होस्ट ऑफ मल्टीलेटरल इशूज़, कि भाई इन सेक्टर्स के अंदर वो काम करता है दूसरे देशों के साथ मिलके। ड्यूरिंग रशिया और यूक्रेन वार द स्प्लेंडेड मैनर इन विच ऑफिसर रोज टू द चैलेंज ऑफ ऑपरेशन गंगा वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटायर नेशन, कि भाई जब रशिया और यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम के जो फॉरेन IFS ऑफिसर्स थे उनके द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए गए और वहाँ से बच्चों को निकाल के लाए थे थ्रू ऑपरेशन गंगा, वो भी पूरे देश ने रिकॉग्नाइज किया और उसकी भी सराहना की थी। ऑपरेशन गंगा वाज द इवैक्यूएशन ऑपरेशन बाय इंडिया टू इवैक्यूएट द इंडियन सिटीजन एमिस्ट 2022 रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, कि भाई जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था तो हमको बच्चों को वहाँ से निकालना था, इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से निकालना था, तो वो किस ऑपरेशन के थ्रू निकाला गया था? ऑपरेशन गंगा के थ्रू उसमें निकाला गया था, जहाँ पे बच्चों को क्रॉस करवाया गया था नेबरिंग कंट्रीज़ में, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, वहाँ पे उनको ले जाया गया और वहाँ से इनको इवैक्यूएट करवाया गया। अंडर वंदे भारत मिशन lakhs of Indians have been brought back by air, sea and land across multiple borders, कि अलग अलग वंदे भारत मिशन के थ्रू अलग अलग बॉर्डर सी और लैंड एरिया से हम बच्चों को लेके आए यहाँ पे। ओवर द ईयर्स IFS हैज़ प्रोड्यूस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री, नोटेड ऑथर, स्कॉलर, हिस्टोरियन, इंटरनेशनल पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम इट्स रैंक, कि भाई यहाँ से भी हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो निकले। तो ये थी आज की क्लास, कैसी रही मेरे को प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, तो उस चीज़ का कोई इशू नहीं है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई कमी रही हो तो आप मेरे को सुझाव कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और टेलीग्राम के थ्रू भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने कुछ बुक्स कंप्लीट करवा रखी, लाइक हिस्ट्री होगी भाई बिपिन चंद्रा, वो भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी बुक कंप्लीट करवा रखी है। थोड़े से लेक्चर है, बहुत छोटे छोटे हैं, अगर आप चाहो तो करीबन 3 से 4 दिन के अंदर भी पूरी बुक को कंप्लीट कर सकते हो, तो उसका भी कोई इशू है नहीं। तो जैसा भी लगे प्लीज़ मेरे को बताइएगा ज़रूर। एंड ये थी आज की क्लास, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।